Hello everyone. Today we will discuss about the banking of road. बैंकिंग ऑफ रोड को करने से पहले आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा जो कि टर्निंग ऑफ कार ऑन ए कर्व रोड से स्टार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और जो भी हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन सबके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। एक्चुअली बैंकिंग ऑफ रोड आज नहीं होगा, उससे पहले मैं आपको बहुत सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज यहाँ से प्राप्त होंगी। तो टर्निंग ऑफ कार ऑन एक कर्व रोड से शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक कर्व रोड ले रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल सा, ठीक है, सिंपल सा कर्व रोड। और ये मैंने एक, ठीक है, कोई भी एक बॉडी, एक व्हीकल, एक गाड़ी, कुछ भी जिसका मास एम है, वो यहाँ से मूव कर रहा है। तो जब कार कर्व करती है तो सोचिए ज़रा, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं। हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में, क्योंकि व्हीकल चल रहा है और हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो कार जब कर्व करती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? डिस्कस हो चुकी है ना सारी बातें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में? याद आया आपको कुछ? तो उसको पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ये बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए मैं यहाँ एक गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ और गाड़ी मूव कर रही है जिसका मास एम है, ठीक है। पूरे सिस्टम का मान लिया मैंने ये। तो मुझे कैसा फील होगा? मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं बाहर की तरफ धकेल रही, कोई ऐसी फोर्स मुझ पे एक्ट कर रही है जो मुझे बाहर की तरफ खींच रही है, ठीक है। एक फोर्स लगती है जो हमें बाहर की तरफ धकेलती है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आप घूमने वाले फ्रेम में बैठे हुए हो, जिसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम बोलते हैं। याद आया? स्यूडो फोर्स वगैरह सेंट्रीफ्यूगल में मैंने करवाई थी आपको। क्लियर है? चलिए, कार रोड के रेस्पेक्ट में बाहर भागना चाह रही है। ये जो कार है, ये जो व्हीकल है, ये जो गाड़ी है, जो बॉडी है, ये रोड के रेस्पेक्ट में बाहर की तरफ भागना चाह रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो बाहर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों यहाँ पे? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल? mv² r। तो इसको रोकने की कोशिश कौन करता है? एंड दैट इज आवर फ्रिक्शन। दैट इज आवर फ्रिक्शन। इसको रोकने की कोशिश कौन करेगा? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों, कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। बॉडी बाहर की तरफ भागना चाह रही है तो फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं एक कंडीशन आपको देता हूँ, आप मुझे बताओ कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी। कार विल नॉट स्लिप। बताओ मुझे। कार विल नॉट स्लिप, गाड़ी फिसलेगी कब नहीं? देखिए, गाड़ी को फिसलने के लिए कौन सी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है? सेंट्रीफ्यूगल उसको बाहर की तरफ खींच रही है, स्लिप होने दे रही है। बट उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी बच्चों कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से ज़्यादा हुई तो ये बाहर की तरफ नहीं भागेगी, बाहर की तरफ ये स्लिप नहीं होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। उसी कंडीशन में हमारा जो व्हीकल है वो बाहर की तरफ या स्लिप होने से बच सकेगा। ये हमारा पहला स्टेप था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब स्टेप वाइज इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन, पूरी थर्ड यूनिट में हमने इसी के बारे में चर्चा की है। आई होप आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। जिसको याद नहीं है प्लीज़ पीछे का रिवाइज कर लीजिए। म्यू एन, म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? ओके। एंड एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। श्योर हो? चलिए, ये जो गाड़ी है इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, दैट इज mg, और उसको बैलेंस कौन करती है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए बच्चों, F मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का वर्टिकल मोशन तो हो ही नहीं रहा, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो एन किसके बराबर होगा, mg के बराबर। पुट द वैल्यू है, तो ये हो जाएगा म्यू mg ग्रेटर और इक्वल टू द mv स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल आउट, तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज लेस देन द म्यू जी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू जी आर। देखिए ये वो स्पीड है, ये स्पीड म्यू जी अंडर रूट म्यू जी आर फैक्टर से कम या उसके बराबर होगी, तो ही हम स्लिप होने से बच सकेंगे। अब देखिए ये है मैक्सिमम स्पीड। क्लियर हो रही है सारी बातें? छोटी छोटी बातें हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, बहुत ये आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे का जो पार्ट बचा हुआ है हमारा बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए जब स्पीड हाई होती है कार की, ये जो व्हीकल हमने लिया है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा बनती है, नहीं समझे? जब v ज़्यादा होगा, जब v ज़्यादा होगा तो f भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो स्पीड जो होती है ये वाली, ये अंडर रूट म्यू जी आर से कम होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज लेस देन अंडर रूट म्यू जी आर। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि रेनी सीजन जो होता है, बारिश के दिनों में म्यू कम हो जाता है। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्लिपरी सरफेस हो जाता है, जो रोड का सरफेस होता है वो स्लिपरी हो जाता है, तो रेनी सीजन में म्यू कम हो जाता है। रेनी सीजन में म्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे वी मैक्सिमम भी कम हो जाती है। नहीं समझे? जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों कि वी मैक्सिमम, यानी ये जो मैक्सिमम स्पीड है हमारी, ये भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उस टाइम आप तेज स्पीड से आओगे तो आप ज़रूर फिसलोगे, 100% फिसलोगे, क्योंकि म्यू की वैल्यू कम हो गई। म्यू की वैल्यू कम होने से वी भी क्या होगा, कम हो जाएगी। और अगर फिर मैं इस स्पीड से ज़्यादा की स्पीड गाड़ी को लेके आऊँगा तो मैं 100% बाहर की तरफ फिसलूँगा। ठीक है, तो तेज स्पीड से टर्न लोगे, वहाँ फ्रिक्शन है कम, तो एक्सीडेंट वहाँ होगा ही होगा, याद रखें। तो ये पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया आज की वीडियो का, कि कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे कि बॉडी स्लिप ना करे। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए एक छोटे से ना नोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल प्यारा सा एक हल्का सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। मान लीजिए एक रोड इस तरीके का है बच्चों, और एक रोड इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये बहुत ही मतलब इसका जो रेडियस है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर पूरा कर्व करूँगा तो ये बहुत इसका रेडियस बहुत ज़्यादा और इसका रेडियस बहुत ही कम है। ये शार्प टर्न बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? शार्प टर्न। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि मरने का चांस यानी एक्सीडेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पे रेडियस क्या है, कम, यहाँ रेडियस क्या है, इंक्रीज। रेडियस कम तो वी मैक्सिमम आपको मालूम है कितनी होती है? वी मैक्सिमम कितनी होती है? म्यू जी आर के बराबर। वी मैक्सिमम क्या होती है? म्यू जी आर के बराबर। आर कम हो रहा है, आर कम होगा तो वी एम भी कम हो जाएगी। इस समय अगर आप ज़्यादा स्पीड से आओगे तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होगा। यहाँ पे आर इंक्रीज तो मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाती है। आप तेज स्पीड से आओगे तो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो ये
सेफ चांस है, इसमें खतरा ज़्यादा होता है। शार्प टर्न, इसीलिए कहते हैं कि शार्प टर्न में रेडियस कम होता है, रेडियस कम होने की वजह से वहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और फिर भी अगर हम हाई स्पीड से टर्न लेते हैं तो वो स्पीड इस फैक्टर से ज़्यादा चली जाती है और एक्सीडेंट होता ही होता है वहाँ पे। तो ये एक छोटी सी बेसिक सा कंसेप्चुअल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके साथ, आई होप क्लियर होगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप बार बार इसको 1 या 2 बार ज़रूर देखिए, आई होप आपको क्लियर ज़रूर होगा। आगे की पार्ट जो भी है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच सर।